कल्पना कीजिए कि एक ही क्लास से पढ़े हुए लोग 10 साल बाद मिलते हैं। हाँ। उन सबकी शिक्षा एक जैसी थी और बैकग्राउंड भी लगभग एक ही था। हाँ, ऐसा तो अक्सर होता ही है। बिल्कुल। लेकिन पता चलता है कि उनमें से सिर्फ 3% लोग, बाकी के जो 97% लोग हैं, उनकी कुल कमाई से भी 10 गुना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। अरे वाह, 10 गुना ज्यादा। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक बहुत ही मशहूर अध्ययन में ठीक यही सवाल पूछा गया था। अच्छा, वो हार्वर्ड वाला अध्ययन। हाँ। बिल्कुल। और जब गहराई से देखा गया तो पता चला कि उन 3% के पास कोई जादुई छड़ी नहीं थी। मतलब उनके पास एक ऐसा रहस्य था जो बाकी किसी के पास नहीं था। और वो रहस्य था उनके स्पष्ट और लिखित लक्ष्य। सही कहा, स्पष्ट और लिखित लक्ष्य। और देखिए, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। मतलब ये अध्ययन इस बात का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है कि कैसे दिशा तय करने से पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। बिल्कुल, सफलता कोई संयोग या रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। यह एक सिस्टम है। अगर इस सिस्टम के नियमों को समझ लिया जाए तो कोई भी इंसान असाधारण परिणाम हासिल कर सकता है। तो आज की इस विशेष गहन चर्चा में हम इसी सिस्टम को डिकोड करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारे सामने आज ब्रायन ट्रेसी की प्रसिद्ध पुस्तक गोल्स, हाउ टू गेट एवरीथिंग यू वांट फास्टर देन यू एवर थॉट पॉसिबल के मुख्य सिद्धांतों का एक विस्तृत विश्लेषण है। एक बहुत ही बेहतरीन किताब है ये। हाँ, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे कोई भी व्यक्ति अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचान कर स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर सकता है और उन्हें हासिल करने की प्रक्रिया को कई गुना तेज भी कर सकता है। सही बात है। और आज हम केवल ऊपरी बातें नहीं करेंगे, मतलब आज हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि ये सब मनोवैज्ञानिक स्तर पर काम कैसे करता है। तो शुरुआत वहीं से करनी होगी जहां से हर बदलाव की नींव रखी जाती है। मतलब सबसे पहला कदम। हाँ, किसी भी लक्ष्य को तय करने से पहले इंसान को अपने जीवन की पूरी कमान अपने हाथ में लेनी होती है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे नियंत्रण का केंद्र यानी लोकस ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। लोकस ऑफ कंट्रोल, अच्छा। हाँ, और दशकों के शोध के बाद मनोवैज्ञानिकों ने ये पाया है कि इंसान की खुशी सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी है कि वो अपने जीवन को कितना नियंत्रित महसूस करता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये नियंत्रण असल में काम कैसे करता है? देखिए, इसे एक गोल्डन ट्रायंगल यानी स्वर्णिम त्रिकोण के रूप में देखा जा सकता है। इस त्रिकोण के 3 बिंदु हैं: जिम्मेदारी, नियंत्रण और खुशी। जिम्मेदारी, नियंत्रण और खुशी। बिल्कुल। जब इंसान अपने जीवन की पूर्ण जिम्मेदारी स्वीकार करता है तो उसके भीतर नियंत्रण की भावना बढ़ती है। उसे लगता है कि स्टीयरिंग व्हील उसी के हाथ में है। हाँ, एक तरह की आजादी का एहसास होता है। सही कहा। और जैसे ही नियंत्रण की भावना बढ़ती है तो आत्मविश्वास और खुशी अपने आप बढ़ जाती है। इसके विपरीत जिनका नियंत्रण केंद्र बाहरी होता है वो हमेशा खुद को परिस्थितियों का गुलाम मानते हैं और इसलिए अक्सर हताश महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बाधा आती है। वो क्या? नकारात्मक भावनाएं, मतलब डर, आत्मदया, ईर्ष्या और क्रोध। हाँ, ये तो है। स्रोत सामग्री स्पष्ट करती है कि नकारात्मक भावनाएं सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन है और इनके 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। जी। पहला है खुद को सही ठहराना यानी जस्टिफिकेशन। दूसरा है बहाने बनाना या रैशनलाइजेशन। तीसरा है दूसरों की राय के प्रति अति संवेदनशीलता। और चौथा है दूसरों पर दोष मढ़ना यानी ब्लेमिंग। बिल्कुल। अगर हम रैशनलाइजेशन को मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये हमारे दिमाग का एक रक्षा तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। मतलब खुद को बचाने का तरीका। हाँ, जब इंसान का व्यवहार असंतोषजनक होता है तो उसकी ईगो को ठेस पहुंचती है। उस ईगो को बचाने के लिए दिमाग झूठे तर्क गढ़ता है ताकि उस व्यवहार को सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनाया जा सके। इंसान खुद को पीड़ित मान लेता है। बिल्कुल। और जहां तक दूसरों पर दोष मढ़ने की बात है तो वो उस नकारात्मक भावनाओं के पेड़ के तने की तरह है। अच्छा, पेड़ का तना? हाँ, यदि उस तने को काट दिया जाए तो डर और क्रोध जैसे सारे नकारात्मक फल अपने आप तुरंत सूख कर गिर जाते हैं। उस तने को काटने का उपाय भी बहुत दिलचस्प दिया गया है किताब में। जी। स्रोत कहता है कि इसका सिर्फ एक ही रामबाण इलाज है, पूरी जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल। जैसे ही कोई व्यक्ति कहता है मैं जिम्मेदार हूं तो दिमाग में उठने वाली नकारात्मक भावनाएं तुरंत शॉर्ट सर्किट हो जाती हैं। एकदम सही। हमारा दिमाग एक ही समय में मैं जिम्मेदार हूं नहीं सोच सकता और क्रोधित भी नहीं रह सकता। तो
मान लीजिए कि हर इंसान अपनी खुद की एक पर्सनल सर्विस कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट है। वो खूब अपना बॉस है। वो जहां भी है अपने ही फैसलों की वजह से है। ये एक बहुत ही सशक्त नजरिया है। पर एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा संदेह है। कैसे संदेह? क्या ये हर स्थिति में संभव है? मतलब जब सच में गलती किसी और की हो, या अर्थव्यवस्था अचानक गिर जाए, या मान लीजिए किसी सहकर्मी ने कोई बहुत बड़ा काम बिगाड़ दिया हो, तब दोष ना मढ़ना बहुत मुश्किल होता है ना? ऐसे में कोई अपनी गलती कैसे मान ले जब गलती उसकी है ही नहीं? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि बात अतीत की नहीं हो रही है कि गलती किसकी थी। अच्छा, तो फिर? बात यह है कि उस स्थिति के प्रति वर्तमान में प्रतिक्रिया क्या है। सकारात्मक भावनाएं इंसान को सशक्त बनाती हैं, जबकि दूसरों पर दोष मढ़ने से हम अपनी ताकत और अपने जीवन का नियंत्रण उन बाहरी परिस्थितियों या लोगों को सौंप देते हैं। ये बात तो है। जब कोई कहता है कि अर्थव्यवस्था की वजह से मैं दुखी हूँ, तो वो असल में कह रहा होता है कि अर्थव्यवस्था का मेरी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण है। अरे वाह, ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है ना? पूर्ण जिम्मेदारी लेना कोई सजा नहीं है। यह खुद को आजाद करने का और अपनी शक्ति को वापस पाने का एकमात्र तरीका है। ये नजरिया वाकई सब कुछ बदल देता है। तो जब बाहरी बहाने खत्म हो जाते हैं और इंसान जिम्मेदारी ले लेता है, तब उसे अपने अंदर उठने वाले सवालों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही। और यहीं पर आंतरिक संवाद यानी इंटरनल डायलॉग की भूमिका आती है। हाँ, कंप्यूटर की दुनिया में कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हाँ, गार्बेज इन गार्बेज आउट। हमारे दिमाग के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं पर्याप्त नहीं हूँ या मुझ में हुनर नहीं है, स्वयं को सीमित करने वाले ये जो विश्वास हैं, जिन्हें हम सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स कहते हैं, ये असली क्षमता पर ब्रेक लगा देते हैं। और सबसे राहत की बात यह है कि ये सीमित करने वाले विश्वास इंसान को जन्म से नहीं मिलते। मतलब ये सीखी हुई बातें हैं। बिल्कुल। कोई भी बच्चा ये सोचकर पैदा नहीं होता कि वो कुछ नहीं कर सकता। ये बचपन की आलोचनाओं, असफलताओं और दूसरों की नकारात्मक बातों से सीखी गई चीजें हैं। चूंकि ये सीखी गई हैं, इसलिए इन्हें भुलाया भी जा सकता है। सबसे पहले इन झूठे विश्वासों को चुनौती देनी होती है और पूछना होता है, क्या हो अगर इसका बिल्कुल उल्टा सच हो। इसे बदलने के लिए स्रोत सामग्री में एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत दिया गया है, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, यानी रिवर्सिबिलिटी का नियम। जी। हम सब ने सुना है कि भावनाएं हमारे कार्यों को तय करती हैं। जी। लेकिन ये नियम कहता है कि कार्य भी भावनाओं को जन्म देते हैं। बिल्कुल, एक्शन से फीलिंग आती है। हाँ, यदि कोई शुरुआत में सफल या आत्मविश्वासी महसूस नहीं कर रहा है, तो उसे एक सफल व्यक्ति की तरह बर्ताव शुरू कर देना चाहिए। एक्ट एज इफ तकनीक। हाँ, एक्ट एज इफ। इसका मनोवैज्ञानिक कारण बहुत गहरा है। जब इंसान किसी सफल व्यक्ति की तरह बर्ताव करता है, तो वो अपने अवचेतन मन में सफलता का एक मेंटल इक्विवेलेंट यानी मानसिक समतुल्य तैयार कर रहा होता है। मानसिक समतुल्य? हाँ, हमारा अवचेतन मन वास्तविकता और कल्पना के बीच के फर्क को नहीं समझता। जब भीतर का ये मानसिक ढांचा बदल जाता है, तो बाहरी दुनिया उसी के अनुरूप ढलने लगती है। लेकिन इस राह में असफलता तो मिलेगी ही। मतलब लक्ष्य की ओर बढ़ते समय झटके लगना तो तय है। हाँ, वो तो है। यहाँ हेनरी फोर्ड का एक विचार बहुत प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, असफलता केवल अधिक समझदारी से फिर से शुरू करने का अवसर है। सफल लोग समाधान उन्मुख होते हैं, ना कि समस्या उन्मुख। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें, तो जब कोई समस्या आती है, तो औसत सोच वाले लोग परेशान होते हैं। वो कारण ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले लोग तुरंत खुद से पूछते हैं, समाधान क्या है? हम यहाँ से आगे कैसे बढ़ सकते हैं? वे हर झटके में एक मूल्यवान सबक खोजते हैं। ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर कोई जीपीएस सिस्टम फिट हो। मुझे यहाँ उस होमिंग पिजन यानी संदेशवाहक कबूतर की याद आ रही है। अच्छा, वो वाली एनालॉजी। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर एक संदेशवाहक कबूतर को उसके घोंसले से निकालकर पिंजरे में बंद कर दिया जाए, उस पिंजरे को कंबल से ढककर एक बंद ट्रक में रख दें और 1000 मील दूर ले जाकर आजाद कर दें, तो क्या होगा? तो वो कबूतर आसमान में उड़ेगा, 3 चक्कर लगाएगा और बिना किसी रास्ते या नक्शे के सीधे अपने घोंसले की ओर उड़ चलेगा। क्या हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है? ये तुलना बिल्कुल सटीक है। हमारे दिमाग में भी एक ऑटोमेटिक गोल सीकिंग मैकेनिज्म होता है, जिसे साइबरनेटिक मैकेनिज्म कहते हैं। साइबरनेटिक मैकेनिज्म? हाँ, जब इंसान इस बात को लेकर पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि उसे क्या चाहिए, तो उसे ये जानने की जरूरत नहीं होती कि वो लक्ष्य कैसे हासिल होगा। सच में? दिमाग आसपास के उन अवसरों को पहचानने लगता है
जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। प्रकृति इस बात से कोई भेद नहीं करती कि लक्ष्य बड़ा है या छोटा। जो भी स्पष्ट निर्देश इस मैकेनिज्म में डाला जाएगा, ये उसे पूरा करने में जुट जाएगा। तो अब जब हमने दिमाग के इस ऑटोमेटिक मैकेनिज्म को समझ लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस मैकेनिज्म में सही कमांड या निर्देश कैसे फीड किए जाएं? बिल्कुल सही सवाल है। क्योंकि अगर कमांड गलत हुई तो ये गलत दिशा में भी उतनी ही तेजी से ले जाएगा। सपनों को स्पष्ट और लिखित लक्ष्यों में कैसे बदला जाए? इसके लिए किताब में 3 कदम बताए गए हैं। हाँ, स्रोत सामग्री में इसके लिए 3 बहुत ही व्यावहारिक कदम है। पहला कदम है जादुई छड़ी तकनीक। ये मेरी पसंदीदा तकनीक है। ये तकनीक हमारी मानसिक सीमाओं को तोड़ने का काम करती है। अच्छा, वो कैसे? इसमें कल्पना करनी होती है कि कोई सीमा नहीं है। मान लीजिए कि किसी के पास एक जादुई छड़ी है। अगर वो इसे घुमाकर अपने जीवन के हर क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, करियर, परिवार या स्वास्थ्य में एक आदर्श स्थिति बना सके, तो वो कैसी दिखेगी? मतलब कोई बंदिश नहीं है सोच में। हाँ, बिल्कुल। बिना इस चिंता के कि ये कैसे होगा, सिर्फ ये सोचना है कि भविष्य में वो दिखेगा कैसा। दूसरा कदम है ड्रीम लिस्ट बनाना। मतलब एक कागज लेकर कम से कम 100 ऐसे लक्ष्यों की सूची बनाना जिन्हें जीवन में हासिल करने की इच्छा हो। 100 लक्ष्य लिखना आसान नहीं है। हाँ भाई, जब 100 लक्ष्य लिखते हैं तो शुरुआत के 10 या 15 तो आसानी से बन जाते हैं, जैसे नई गाड़ी, बड़ा घर या अच्छी नौकरी। लेकिन असली चुनौती उसके बाद शुरू होती है। और स्रोत के अनुसार जब इंसान अपनी सोच पर जोर डालता है, तभी सबसे गहरे छुपे हुए सपने बाहर आने लगते हैं। सही कहा। और फिर आता है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, 3P फॉर्मूला। 3P फॉर्मूला। हाँ, हर लक्ष्य को पॉजिटिव, प्रेजेंट और पर्सनल, यानी सकारात्मक, वर्तमान और व्यक्तिगत काल में लिखना। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं कर्ज मुक्त होना चाहता हूं की जगह लिखना मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं, या मैं 31 दिसंबर तक X रुपए कमाता हूं। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वर्तमान और सकारात्मक काल ही क्यों, भविष्य काल क्यों नहीं? क्योंकि हमारा अवचेतन मन एक कारखाने की तरह है और ये केवल वर्तमान और सकारात्मक निर्देशों को ही प्रोसेस कर पाता है। अच्छा। अगर हम कहते हैं मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो दिमाग नहीं शब्द को प्रोसेस नहीं करता, वो केवल जंक फूड की छवि बनाता है और उसी पर फोकस करता है। ओह, तो दिमाग में जंक फूड ही घूमता रहेगा। बिल्कुल। इसी तरह भविष्यकाल उसके लिए एक टालने वाली बात हो जाती है। लेकिन जब कोई वाक्य मैं शब्द से और वर्तमान काल में शुरू होता है, तो ये अवचेतन मन के लिए सीधे आए एक उत्पादन आदेश की तरह होता है। वो तुरंत उस पर काम करना शुरू कर देता है। तो अब अगर स्पष्ट जीवन लक्ष्य निर्धारित करने की एक चरण दर चरण मार्गदर्शिका बनाई जाए, तो वो कैसे दिखेगी? मैं समझाती हूँ। जी। सबसे पहले ये तय करना कि वास्तव में सबसे ज्यादा क्या चाहिए। इसे मुख्य निश्चित उद्देश्य कहा गया है। ये इतना स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए कि कोई बच्चा भी इसे पढ़कर समझ सके। फिर एक स्पष्ट समय सीमा तय करनी होती है। उसके बाद उन बाधाओं की पहचान करना जो रास्ता रोक रही हैं, और उन कौशलों की सूची बनाना जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आवश्यक हैं। और इन सबको कागज पर लिखना बहुत जरूरी है। हमने शुरुआत में जिस हार्वर्ड अध्ययन की बात की थी, वो इसी बात का सबूत है। लिखित लक्ष्य अवचेतन मन के लिए एक स्पष्ट कमांड की तरह काम करते हैं। बिल्कुल। ये बिना सड़क के नक्शे के एक अनजान शहर में भटकने और एक स्पष्ट रोड मैप के साथ यात्रा करने के बीच का अंतर है। हाँ, लेखक 3x5 इंडेक्स कार्ड्स के उपयोग की महत्ता पर भी जोर देते हैं। अपने मुख्य लक्ष्यों को इन कार्ड्स पर लिखकर हर सुबह और रात सोने से पहले पढ़ने से वे लक्ष्य दिमाग की गहराई में छप जाते हैं। तो अब लक्ष्य कागज पर आ गए, मानसिकता भी सही हो गई। हाँ, लेकिन एक बेहतरीन लिखित लक्ष्य भी तब तक बेकार है जब तक उसे रोजाना की आदतों और समय प्रबंधन में न ढाला गए। दैनिक निष्पादन के बिना बड़े से बड़ा लक्ष्य एक कोरे सपने के अलावा कुछ नहीं है। सही कहा। प्रभावी समय प्रबंधन के लिए दैनिक दिनचर्या बहुत अहम है। रविवार को पूरे हफ्ते की योजना बनाना और हर रात अगले दिन की योजना बनाना। रात में योजना बनाना? हाँ, इसका एक मनोवैज्ञानिक लाभ ये है कि जब रात में सूची बनाई जाती है, तो हमारा अवचेतन मन रात भर उस सूची पर काम करता है, चीजों को व्यवस्थित करता है, और अक्सर सुबह नई ऊर्जा और रचनात्मक विचारों के साथ उठते हैं हम। क्या बात है। और काम करते समय सुबह 1 घंटा जल्दी उठना और 30, 60 और 90 मिनट के बिना रुकावट वाले समय के चंक्स में काम करना एकाग्रता को बढ़ा देता है।
निरंतर दैनिक उत्पादकता के लिए कुछ और बेहतरीन रणनीतियां भी हैं, जैसे प्रसिद्ध 80-20 नियम। यह नियम स्पष्ट करता है कि हमारी 20% गतिविधियां ही 80% परिणाम देती हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की सूची में 10 काम है। हम्म, उनमें से 8 काम छोटे मोटे हैं, जैसे ईमेल का जवाब देना, फाइलें जमाना या मीटिंग्स फिक्स करना, और 2 काम किसी बड़े प्रोजेक्ट की रणनीति बनाने से जुड़े हैं। ठीक है। वे 2 काम ही 80% परिणाम लाएंगे। लेकिन हम अक्सर उन 8 आसान कामों को पहले करने के जाल में फंस जाते हैं, ताकि सूची पर टिक लगा सके और व्यस्त होने का एहसास हो। इसी जाल से बचने के लिए ABCDE विधि काम आती है। बिल्कुल। ए वो काम है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके न करने के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बी वो काम है जो करना चाहिए लेकिन इसके परिणाम उतने गंभीर नहीं है। सी वो काम है जिसे करना अच्छा लगेगा, जैसे किसी सहकर्मी के साथ कॉफी पीना, लेकिन इसका काम पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। हाँ। डी से तात्पर्य डेलीगेट करने से है, यानी वो काम जो किसी और को सौंपा जा सकता है। और ई वो है जिसे पूरी तरह से हटाया या एलिमिनेट किया जा सकता है। और यहाँ नियम यह है कि जब तक कोई ए काम बचा हो तब तक बी को हाथ नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक चीज है जिसने मुझे सच में थोड़ा उलझा दिया है। वो क्या? स्रोत में रचनात्मक टाल मटोल यानी क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन का जिक्र है। मतलब बचपन से हमें सिखाया गया कि टाल मटोल बहुत बुरी चीज है, काल करे सो आज कर। और अब हम कह रहे हैं कि ये समय प्रबंधन का हिस्सा है। ये कैसे काम करता है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी इंसान सब कुछ नहीं कर सकता। वो तो है। हम सभी टाल मटोल करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले लोग जानबूझकर उन चीजों को टालते हैं जो कम महत्व की हैं। अच्छा। समय प्रबंधन का अर्थ केवल यह तय करना नहीं है कि क्या करना है, बल्कि यह तय करना भी है कि क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है। हाँ, उन 80% कार्यों को टालना जिनका परिणामों पर कोई खास असर नहीं पड़ता, यही रचनात्मक टालमटोल है। समझ गया। और जब सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू किया जाता है तो सिंगल हैंडलिंग का उपयोग करना चाहिए। एक बहुत पुरानी एनालॉजी है, एक हाथी को कैसे खाया जाता है? जवाब है एक बार में एक निवाला। बिल्कुल, एक बार में एक निवाला। किसी भी विशाल लक्ष्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय कार्यों में बांटकर हर दिन एक एक कदम बढ़ाना ही असली कुंजी है। सबसे जरूरी काम को शुरू करके 100% पूरा होने तक बिना ध्यान भटकाए उसी पर टिके रहना। इसके पीछे एक बहुत गहरा स्नायुविक विज्ञान यानी न्यूरोसाइंस भी काम करता है। सच में? हाँ, जब कोई इंसान किसी महत्वपूर्ण कार्य को 100% पूरा कर लेता है तो दिमाग में एंडोर्फिन नामक रसायन निकलता है। ये प्रकृति का अपना वंडर ड्रग है। एंडोर्फिन रश? बिल्कुल। ये एक प्राकृतिक रसायन है जो खुशी, उत्साह और शांति का एहसास कराता है। जब इस एंडोर्फिन रश की आदत लग जाती है तो उत्पादकता अपने आप बढ़ने लगती है। इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से एक विजेता की तरह महसूस करने लगता है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में एक बड़ी परेशानी सामने आती है। कैसी परेशानी? हम अक्सर अर्जेंट यानी तत्काल और इम्पोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण कार्यों के बीच की उलझन में फंस जाते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है। बजता हुआ फोन, ईमेल का नोटिफिकेशन या कोई सहकर्मी जो तुरंत बात करना चाहता है, ये सब तत्काल लगते हैं, लेकिन शायद इनका भविष्य पर कोई महत्वपूर्ण असर नहीं है। इस शोर शराबे से ध्यान कैसे हटाया जाए? इसका सबसे आसान और शक्तिशाली समाधान है दिन में बार बार खुद से एक ही सवाल पूछना। वो सवाल क्या है? अभी मेरे समय का सबसे मूल्यवान उपयोग क्या है? और जो भी जवाब मिले सिर्फ और सिर्फ उसी पे ध्यान केंद्रित किया जाए। तो अगर आज की इस विस्तृत चर्चा के मुख्य बिंदुओं को समेटा जाए तो सफलता का एक बहुत ही स्पष्ट रोडमैप सामने आता है। ये कोई रहस्य नहीं है, ये एक विज्ञान है। बिल्कुल। सब कुछ शुरू होता है अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेने से और बहाने बनाने या दूसरों पर दोष मढ़ने की आदत को हमेशा के लिए खत्म करने से। जब जिम्मेदारी ली जाती है तो नियंत्रण वापस हमारे पास आ जाता है। उसके बाद आंतरिक नकारात्मकता को हटाकर और स्वयं को सीमित करने वाले विश्वासों को तोड़कर समाधान उन्मुख रवैया अपनाना होता है।
असफलता को सिर्फ एक फीडबैक की तरह देखना होता है, जो अधिक समझदारी से शुरुआत करने का मौका देती है। और हवा में तैरते उन अमूर्त सपनों को कागज पर स्पष्ट, सकारात्मक और वर्तमान काल में लिखे हुए लक्ष्यों में बदलना होता है। सही कहा। और अंत में एक ठोस योजना बनाकर हर दिन ABCDE प्रणाली और 80-20 नियम के साथ समय का प्रबंधन करना होता है, ताकि पूरी ऊर्जा केवल सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ही लगाई जा सके। बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चेतावनी ये है कि इस ज्ञान को सिर्फ बौद्धिक रूप से समझने या सुनने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। अमल करना जरूरी है। हाँ, जब तक इसे रोजमर्रा की जिंदगी में दैनिक आदतों में लागू नहीं किया जाएगा, तब तक कोई स्थायी बदलाव नहीं आएगा। लगातार अभ्यास और कर्म ही वो पुल है जो लक्ष्य और वास्तविक परिणाम को जोड़ता है। बिल्कुल सही। बिना काम किए कोई भी योजना सिर्फ एक इच्छा बनकर रह जाती है। आज की इस गहन चर्चा का अंत हम एक ऐसे विचार के साथ करते हैं जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। जी। एक ऐसा विचार जो इन सभी बातों के मूल में है। जरा सोचिए, इस दुनिया में इंसान द्वारा बनाई गई हर एक चीज, चाहे वो कोई विशाल गगनचुंबी इमारत हो, कोई अद्भुत तकनीकी आविष्कार हो या इतिहास को बदलने वाली कोई किताब हो, वो सब कुछ भौतिक रूप लेने से पहले किसी न किसी के दिमाग में महज एक विचार के रूप में शुरू हुआ था। बिल्कुल, एक विचार से ही सब शुरू होता है। तो सोचने वाली बात है कि अगर एक विचार में इतनी शक्ति है, मेरा मतलब है अगर आज एक कागज के टुकड़े पर सिर्फ एक सही लक्ष्य लिख लिया जाए और बिना किसी संदेह के उसे पूरी शिद्दत से रोज पढ़ा जाए और उस पर काम किया जाए, तो क्या आने वाले 5 सालों में एक ऐसी बिल्कुल नई वास्तविकता का निर्माण नहीं किया जा सकता जिसकी आज शायद कल्पना भी नहीं की गई है? ये सिर्फ एक विचार की ताकत है। तो लक्ष्य तय करने चाहिए, उन पर हर दिन काम करना चाहिए। आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।